उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल या फिर यूपी SSSC लेखपाल में ग्राम समाज और विकास का एक बड़ा रोल होगा। जितना रोल आपके हिंदी, मैथ और रीजनिंग का होगा, उतना ही ग्राम समाज और विकास से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसकी जानकारी ना होने के कारण इसे छोड़ देते हैं। आज की यह वीडियो ग्राम समाज एवं विकास के लिए पहला पार्ट होगी और इसमें हम देखेंगे भूमि के कुछ नापों के बारे में और लेखपाल के बारे में। इसके और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं या फिर अगर आप ये वाला ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे जो भी नोट्स मिलेगा आप इस ऐप पे जाके उसे लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो यहाँ पर हम खसरा, खतौनी और लेखपाल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कुछ भूमापन की इकाइयों के बारे में बता दें। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे कि 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग जरीब होगा। वर्ग जरीब को गंटर्स भी बोला जाता है। तो 1 एकड़ बराबर होता है 10 वर्ग जरीब या फिर गंटर्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 43,560 वर्ग फीट बराबर है, या फिर ये 4046.86 वर्ग मीटर। तो 1 एकड़ में अगर आपको वर्ग जरीब में बताना है तो 10 वर्ग जरीब, या फिर 43,560 वर्ग फीट, या फिर 4046.86 वर्ग मीटर। ये होता है 1 एकड़ में। तो अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ इसी तरह क्वेश्चन होगा कि 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है। आपको यही सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको बताना होगा कि 1 एकड़ में 4046.8 से वर्ग मीटर होता है। इसी तरह 1 हेक्टेयर में 100 एयर यानी कि 10,000 वर्ग मीटर, या फिर 2.47104 एकड़ या 0.01 वर्ग किलोमीटर होता है। तो आप देखेंगे कि जो एक ही वैल्यू है आपकी, ये कई फॉर्मेट में रखी गई है, ताकि परीक्षा में आपसे जो भी पूछा जाए आप उसी में आसानी से उत्तर दे पाएं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे आपका टाइम बर्बाद हो सकता है, इसलिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। अगर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऐप पे जाइए। ऐप में आपको नोट्स वाले में जा करके आप इसे पढ़ पाएंगे। 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 1550 वर्ग इंच, या फिर 10.7639 वर्ग फीट, या फिर ये कह सकते हैं कि 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। उसी तरह 1 वर्ग फीट में होता है 929.30 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर 0.0029 वर्ग मीटर, या फिर 144 इंच। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, इन सभी परीक्षाओं में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1 घन फीट बराबर होता है 1728 वर्ग इंच, या फिर 0.80356 बुसेल। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच, या फिर 0.3333 गज, या फिर 0.3048 मीटर, या फिर 304.8 mm मतलब कि मिलीमीटर। 1 घन मीटर में होता है 0.006102 घन इंच, या फिर 1000 घन डेसीमीटर, और 1 चेन में होता है 66 फीट, या फिर 20.1168 मीटर, या 0.0125 मील, या फिर 792 इंच। तो देखिए ये डाटा आपको अच्छे से लिख लेना है, क्योंकि एक बार में तो ये याद नहीं होने वाला है, आपको 2-3 बार पढ़ना होगा। और अगर आप चाहते हैं लिखने के लिए तो ये नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएगा। ऐप पे जाकर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ पाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं कुछ और मीटर के तरफ, कुछ और मात्रक के तरफ, और उसके बाद हम बताएंगे आपको कि लेखपाल के बारे में क्या होता है, लेखपाल क्या होता है, खसरा क्या होती है, खतौनी क्या होती है। यहाँ पे देखते हैं लंबाई के कुछ और महत्वपूर्ण इकाइयाँ, जो कि आपको इसमें से अधिकतर पता ही होगा, जैसे कि 10 मिलीमीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर है 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर है 1 मीटर, 10 मीटर बराबर है 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर है 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बराबर है 1 किलोमीटर, और 1000 मीटर बराबर है 1 किलोमीटर। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो हमने आपको बताया था एकड़, हेक्टेयर, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके ग्राम विकास में, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए।
यहाँ पे आप देखेंगे कि 1,00,000 सेंटीमीटर बराबर है 1 किलोमीटर और 10,000 सेंटीमीटर बराबर है 1 हेक्टोमीटर होता है। 8 फरलांग बराबर है 1 मील और 1 मीटर बराबर है 1.094 गज। उसी तरह 1 मील बराबर है 1.609 किलोमीटर होता है। तो देखिए लेखपाल का मतलब क्या होता है। तो लेखपाल उस शासकीय अधिकारी को कहते हैं जो कि भू अभिलेखों की मतलब कि जमीन के अभिलेखों को अपने रजिस्टर में लेखा जोखा रखता है, उसे हम लेखपाल कहते हैं। मतलब कि जो भी शासकीय अधिकारी भू अभिलेखों को अपने रजिस्टर में लेखा जोखा रखता है उसको हम लेखपाल कहते हैं। लेखपाल को ये पता होता है कि कौन सा किसान किस नंबर की भूमि का मालिक है तथा उस पर कितना राजस्व आ रहा है, और जो लेखपाल होता है इस सब को अपने खसरा में दर्ज करता है, जिसे हम लोग अपना अलग अलग खसरा प्रिंट कर पाते हैं। तो खसरा वो होता है जिसमें लेखपाल ये बताता है कि आप किस नंबर की भूमि के स्वामी हैं और उसका भू राजस्व यानी कि लगान कितना है, ये होता है खसरा। और खसरा में रिपोर्ट दर्ज करने का काम लेखपाल का ही होता है। लेखपाल एक शासकीय अधिकारी होता है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में काम करता है। जब कभी भी किसी किसान की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी भी कारण अगर किसान अपनी भूमि किसी और को बेच दे तो उस कंडीशन में उस भूमि का मालिक कोई और हो जाता है और उस मालिक को तहसीलदार या फिर कलेक्टर यह आदेशित करता है। तो लेखपाल अब उसका नाम दर्ज कर लेता है। मतलब कोई व्यक्ति है, उसके 2 या फिर 3 बेटे हैं, अगर मृत्यु हो जाती है तो जो भूमि होगी अब 3 लोगों में बंट जाएगी। तो ये जो सबके नाम करने का काम है ये लेखपाल का है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक शब्द होता है लेखपाल के बारे में, ये है रोज नामचा। जैसे खसरा खतौनी है उसी तरह रोज नामचा भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। इससे भी आपके परीक्षा में कई क्वेश्चन बन सकते हैं। लेखपाल की दैनंदिनी में मतलब कि उसके रोज के काम में, रोज के सरकारी काम का जो इंतराज होता है मतलब रिपोर्ट होता है, ये दर्ज होता है रोज नामचा में। तहसील या फिर अन्य सरकारी कार्यालयों में उपस्थित खेतों की गश्त, हल्के किसी किसान की मृत्यु, कृषि की जांच, हल्के के पशुओं की बीमारी एवं हल्के के अन्य गतिविधियों को लेखपाल अपने रोज नामचे में दर्ज करता है। हल्का मतलब कि एरिया की बात की गई है, इलाका जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी पशुओं की बीमारी होती है, कृषि की जांच हो, किसी किसान की मृत्यु हो, इसे जो किसान है अपने रोज नामचा में दर्ज करता है। ये डेली का होता है। किसान अपने हल्के में खेतों में बोई गई फसलों और उनके क्षेत्रफल को भी उसमें दर्ज करता है। और ये जो क्षेत्रफल होता है ये पूर्ण और सही जानकारी में होना आवश्यक है। इसमें कभी कभी लेखपाल पशुओं और कुछ वनों को भी रिकॉर्ड रखता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण शब्द है जो है खतौनी। आपसे परीक्षा में इसका एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानेंगे तो वहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। जब ये सीरीज खत्म होगी तो हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा देंगे। खतौनी का मतलब ये होता है कि खतौनी में जो खसरा रजिस्टर होता है इसमें भूमि के खातों के अनुसार इंदराज किया जाता है। मतलब खतौनी में ही आपको पता चलता है कि किस खसरा का क्या मतलब कि लोकेशन है। एक किसान के पास कुल कितनी भूमि है उसका इंदराज खतौनी में ही होता है। मतलब अगर आप खतौनी अपना निकाल लेते हैं इंटरनेट से या फिर लेखपाल से, तो वहाँ पे ये पता चलेगा कि आपके पास कुल मिलाकर कितनी भूमि है। जो ये भूमि होती है या फिर जो खतौनी होती है ये मौजावार तैयार की जाती है। मौजा मतलब कि पोस्ट वाइज, ये पोस्ट वाइज तैयार की जाती है। जैसे आपकी भूमि एक दूसरे ग्राम सभा में है तो इस ग्राम सभा की खतौनी अलग होगी, इस ग्राम सभा की खतौनी अलग होगी। अगर एक ही ग्राम सभा में आपकी सारी भूमि है तो एक ही खतौनी में आपकी सारी भूमि आ जाती है। उसके बाद जो अगला शब्द है यह है खसरा। खसरा लेखपाल हल्के के प्रत्येक गांव के लिए खसरा महासती तैयार करता है। मतलब खसरा का पूरा नाम है खसरा मसाहती। इसे तैयार करके इसमें वार्षिक प्रविष्टियां दर्ज की जाती है, मतलब कि सालाना। लेखपाल हर साल अपने हल्के के प्रत्येक गांव के लिए पृष्ठावार योग पर खसरे का चिट्ठा तैयार करता है और उसके अंतिम पृष्ठ पर जिन्सवार खरीफ और रबी की फसल को दर्ज करके मिलान करके खसरा तैयार करता है। यानी कि खसरा में लेखपाल अपना जो अपडेट लेगा ये पूरे 1 साल का होता है। इसके अतिरिक्त लेखपाल अपने हल्के के गाँव के लिए तितिम्मा मिलानसार खसरा भी तैयार करता है। तितिम्मा भी एक लेखपाल से रिलेटेड वर्ड है। लेखपाल अपने हल्के में सभी गांवों के लिए त्रुटिपूर्ण और लुप्त
सीमा चिन्हों का प्रतिवर्ष 31 मार्च तक विवरण पत्र तैयार करके अप्रैल महीने में इसे तहसील में भेजता है। मतलब कि हर साल 31 मार्च तक सारे काम को अपडेट कर लेना है और इसे अप्रैल में तहसील में भेजा जाता है और वहाँ पे जमाबंदी होती है। और हल्के के गांव और गांवों के क्षेत्र नक्शा के अनुपयोगी होने या फिर अधिक सुधार मांगने की कंडीशन में नया नक्शा तैयार करने के लिए कहा जाता है और इस नए नक्शे को भी तहसील में जमा किया जाता है लेखपाल के द्वारा। लेखपाल प्रतिवर्ष अपने हल्के के गांव के बेजा कब्जों पर ग्रामवार पंजी में अंकित करता है और उसकी रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक को भेजता है। मतलब जो भी कब्जा वाली भूमि होती है उसकी रिपोर्ट लेखपाल ही राजस्व निरीक्षक को भेजता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कब्जा वाली भूमि है उसकी रिपोर्ट किसको भेजा जाता है या फिर किसके द्वारा भेजा जाता है, तो भेजा जाता है लेखपाल के द्वारा और भेजा जाता है राजस्व निरीक्षक को। इसके बाद एक नया वर्ड होता है, अगला वर्ड है यह है जिल्द बंदोबस्त। किसी जिले के बंदोबस्त के समय उस जिले में स्थित प्रत्येक गांव की भूमि का मापन करके बनाई गई जिल्द भू स्वामित्व का विश्वसनीय आधार होता है। मतलब कि पूरे जिले में कौन कौन सा गांव कहाँ है, ये जो रिपोर्ट होती है इसे हम जिल्द बंदोबस्त कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की भूमि के नक्शे, सर्वेक्षण, हिसाब किताब, भू राजस्व एकत्रण तथा खेत के जोतों के वर्गीकरण का उत्तरदायित्व लेखपाल का ही होता है। मतलब कि सभी के भूमि का नक्शा, सर्वेक्षण, हिसाब किताब ये काम होता है लेखपाल का। कृषि भूमि का मापन करना, नक्शे तैयार करना और उनका क्रम आवंटन करना, ये सब चकबंदी लेखपाल के काम है। आप देखेंगे कि चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल दो अलग अलग होते हैं। तो जो भू राजस्व विभाग होता है यह कृषि भूमि संबंधी नियमों का पालन करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पे, तहसील स्तर पे, उपखंड स्तर पे और जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे काम करता है। मतलब ये कई स्तरों पे इस पे काम किया जाता है। जो भू राजस्व के अधिकारी होते हैं उनके देख रेख में ही लेखपाल जमाबंदी तैयार करता है। लगान वसूली भी होती है, नामांतरण भी होता है। मतलब कि पिता के भूमि को उनके बेटों के नाम करना, भूमि में अगर कहीं खरीद बिक्रय भी हुआ है तो भी उसका भी नामांतरण भू राजस्व अधिकारी के देख रेख में होता है। यहाँ पे एक नया शब्द है जमाबंदी, जिसे हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहते हैं। मतलब जब भी किसी किसान के पास कोई भूमि होती है तो उसका विवरण एक स्थान पर एक खाते के रूप में लिखा जाता है और इसको एक शब्द में जमाबंदी कहा जाता है। इसकी 2 प्रतियां तैयार होती हैं, मतलब कि 2 कॉपी तैयार होती है। एक रहेगी तहसील में और दूसरी रहती है पटवारी के पास। हर साल जमाबंदी का नवीनीकरण 4 साल में होता है। मतलब हर साल ये नहीं होता है, हर 4 साल में एक बार जो जमाबंदी बनती है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनता है, इसका नवीनीकरण किया जाता है। और इन 4 वर्षों में अगर कोई किसान में के भूमि स्वामित्व में कोई परिवर्तन होता है तो पटवारी का काम होता है कि वो उसे जमाबंदी रजिस्टर में लिख ले। ये होता है पटवारी और लेखपाल के काम में थोड़ा बहुत अंतर। वर्तमान में जमाबंदी का सभी काम कंप्यूटर से हो रहा है, जिससे कि कम समय में किसान भी अपनी जानकारी पा लेते हैं इंटरनेट के द्वारा और लेखपाल और पटवारी के लिए भी ये काम आसान हो गया है। कृषि भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन भी किया जा सकता है, चाहे वो बेचा गया हो या फिर उनके बेटों में किया जाए, तो इस तरह नामांतरण की प्रक्रिया कराई जाती है, वो भी लेखपाल के देखरेख में। निम्नलिखित स्थिति में कृषि भूमि के स्वामित्व में नामांतरण आवश्यक हो जाता है। मतलब कि पहले ये भूमि इनके नाम से थी, बाद में इन भूमि को कई हिस्सों में बांट करके बी, सी और डी के नाम से करना है, इसको हम नामांतरण कहते हैं। तो कई लोगों के नाम से या फिर एक ही लोगों के नाम से, एक ही व्यक्ति के नाम से चेंज करना नामांतरण कहलाता है। नामांतरण क्यों आवश्यक है? तो जब उत्तराधिकारी से भूमि प्राप्त हुई हो, मतलब कि पिता की मृत्यु हो गई, अब उनके बेटे हैं, उनको भूमि ट्रांसफर करनी है, तो उस समय नामांतरण आवश्यक हो जाता है। जब कोई वसीयत लिखता है, वसीयत से अपनी भूमि किसी को देता है, तब भी नामांतरण आवश्यक होगा। जब कोई अपनी भूमि किसी को दान या फिर भेंट कर देता है या फिर किसी को भूमि प्राप्त होती है, तब भी नामांतरण आवश्यक हो जाता है। यदि कहीं पर कोई आवंटन हो रहा है तो वहाँ से भूमि प्राप्त हुई है, तब भी आपको नामांतरण करना जरूरी है। और जब आवश्यकताओं के हिसाब से कृषक अपने स्वामित्व की भूमि का क्रय विक्रय करता है, मतलब कि अगर कोई किसान अपनी भूमि को बेच दे
खरीद ले तो उस समय भी नामांतरण आवश्यक हो जाता है। जब भूमि के स्वामित्व आवंटन का पट्टा जारी किया जाता है तब भी नामांतरण आवश्यक है, और जब भूमि को गिरवी रखी जाती है किसी के पास तब भी उसका नामांतरण आवश्यक है। तो इन कंडीशनों में नामांतरण होना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा जब ऋण मुक्ति पर पुनः नामांतरण होना जरूरी है, जैसे गिरवी रखा गया और जब वो ऋण चुका देगा तो फिर से उसे वापस करना है भूमि, तो वहाँ पर भी फिर से नामांतरण वापस होगा। भूमि के उपयोग में परिवर्तन होने पर भी नामांतरण हो सकता है, और अगर कोई न्यायालय का आदेश हो तब भी नामांतरण कराया जा सकता है। तो ये है नामांतरण के कुछ 10 रूल। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे जो भी दिख रहा है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना, तो ऐप पे जाइए। ऐप में आपको पोस्ट वाइज नोट्स में जाना होगा, वहाँ पे आपको जनरल स्टडीज में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सरकार के द्वारा जरूरतमंद लोगों को कृषि, आवास और व्यावसायिक उद्देश्य हेतु निःशुल्क और सशुल्क भूमि आवंटित की जाती है। आप देखेंगे कि जो भूमि आवंटन की प्रक्रिया होती है ये कई स्तर पे होती है। ये ग्राम पंचायत, तहसीलदार, नगर पालिका विकास के स्तर पे की जाती है। यहाँ पे कुछ जानना होगा आपको भू राजस्व और लगान के बारे में, क्योंकि ये शब्द बहुत पहले ही आया था कि मतलब कि लेखपाल का काम होता है लगान को या फिर भू राजस्व के बारे में लगान को लिख के रखना। तो लगान का मतलब ये होता है कि किसान के द्वारा कृषि भूमि का उपयोग करने के बदले सरकार को एक निर्धारित राशि दी जाती है, उसको लगान कहते हैं। लगान के बारे में आपको पता ही होगा, कई चीज़ें इस पे होती हैं, मतलब कि आप ये भूमि यूज कर रहे हैं तो उसके बदले जो टैक्स देंगे वो लगान होता है। इसी तरह जो नहर होती है उसके पानी में भी होता है, अगर आप पानी यूज कर रहे हैं तब भी आपको टैक्स देना होता है। सभी प्रकार की भूमि पर उस राज्य सरकार का स्वामित्व होता है। लगान का निर्धारण कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति, भूमि की बाजार दर के आधार पर किया जाता है। मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो भूमि है, यहाँ पे जो भूमि है सबका लगान एक ही हो। ये शहर से कितनी दूर है, इसकी बाजार मूल्य क्या है, तो इसका लगान अधिक होगा। ये ज़्यादा दूर है, इसकी बाजार मूल्य कम है, तो इसमें जो लगान होगा ये कम होगा। तो ये सब राज्य सरकार पे डिपेंड होता है, राज्य सरकार इस पे कितना लगान रखे। विभिन्न स्तर पे भू राजस्व संबंधी कार्य कराने वाले अधिकारी कौन होते हैं? तो देखिए, जो ग्राम पंचायत होता है ये तहसील, उपखंड, जिला, संभाग के आधार पे काम करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि भूमापन सर्वेक्षण और जरीब सर्वेक्षण की विशेषता, मतलब जो भूमि की मापन होती है ये जरीब के द्वारा होती है, जो सर्वेक्षण होता है। तो भूमापन सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपकरणों की सहायता से धरातल भूमि को क्षैतिज दूरियों, कोणों और ऊंचाइयों को किसी रूढ़ विधि के आधार पर लघुकृत मापनी पर मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुल मिला के एक लाइन में ये जानिए कि जब भी कहीं पे कोई भी भूमि मापनी होती है तो जरीब सर्वेक्षण के द्वारा इसकी मापन की जाती है। उसको एक बुक होती है, उसमें इसको दर्ज भी किया जाता है। जरीब फीता भी होता है, मतलब कि जब उस समय हम जरीब यूज करते हैं जो कि एक चैन के जैसी होती है, जुड़ी होती, तो उस समय उसको अगर इससे इधर नापना है तो वहाँ पे हम फीता यूज करते हैं। इसको फीता या फिर चेन कहा जाता है। जरीब में कुल माप के 10वें अंश के बराबर नाप को एक गट्टा भी लगा होता है जो छोटी लंबाई नापने में काम करता है। गट्टा बांस से बना होता है। कई बार पूछा गया है कि गट्टा या फिर गंटरी जरीब क्या होती है, तो गंटरी जरीब ही एक जरीब की प्रकार है। एक होती है शाहजहानी जरीब, तो इसकी लंबाई होती है 165 फीट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें 9.9 इंच की लंबी 200 कड़ियाँ होती हैं, मतलब 165 फीट और 200 कड़ियाँ। इनका प्रयोग हम भूमापन में करते हैं। ब्रिटिश शासन काल में एक अधिकारी थे गंटर, और उन्होंने गंटरी जरीब का आविष्कार किया था। इसमें कुल मिला के 132 फीट लंबाई होती है और 200 कड़ियाँ होती हैं। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि शाहजहानी जरीब में शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है, कड़ियाँ कितनी होती है, एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? तो एक कड़ी की लंबाई होती है 9.9 इंच। उसी तरह जो गंटर जरीब होती है इसमें एक कड़ी की लंबाई होती है 7.92 इंच। तो यहाँ पे हमने आपको बता ही दिया है लंबाई संबंधी जो भी इकाइयाँ थी। अगर आप चाहते हैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना तो ऐप पे जाइए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।